4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, किसी का कोई डाउट है उसमें? आ गया था 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, समझ आया सबको? देखो फिर आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई हैं, दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, उनमें कह रहे हैं के की वैल्यू निकालो सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। के की वैल्यू निकालो ताकि उसके इक्वल रूट्स हो जाएं, ठीक है, इक्वेशन के। अब ध्यान दो, इसी टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े थे थर्ड चैप्टर में, ठीक है, जहां पे हम बात कर रहे थे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, क्लियर है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, तो वहां पे हम कंडीशन लेके चलते हैं। तो जिस कंडीशन पे हम लेके चले हमें वही वैल्यू आएगी के की। एक बार और ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना भाई x-2 इज इक्वल्स टू 0, तो मैंने ये वैल्यू 0 के इक्वल ली है, तो यहाँ पे x की वही वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशन को 0 बनाते। समझ रहे हो? देखो सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2, तो वो आ गया, x के प्लेस पे 2 रखोगे, 2 - 2 तो आएगा 0। अगर यहाँ पे तुम लेके चल रहे हो इस इक्वेशन में, कंडीशन तुम रख रहे हो, मान रहे हो कि 1 है, किसके इक्वल है 1, तो अब x की वैल्यू यहाँ पे वो आएगी जिसकी वैल्यू तब जब तुम यहाँ पे रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? तो खुद पर खुद निकलता है, अगर तुम कंडीशन जो कंडीशन लगाते हो वही वैल्यू खुद पे खुद वेरिएबल की आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे तुम लिख रहे हो x-2 को उधर ले जाओगे 3, तो खुद देखो 3 - 2 इज इक्वल टू 1। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो भी तुम्हें इक्वेशन दी गई है उसमें वो कह रहे हैं कि वैल्यू निकालो के की जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हो, क्या कह रहा है वो, इक्वल सॉल्यूशन की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन लिखते हैं और इक्वल सॉल्यूशन की कंडीशन लगाते हैं। ये हो गया, यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन। ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू है के। देखो एक्स का कोफिशिएंट होता है तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है के। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 2 है, और इसी तरीके से सी की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई के की वैल्यू निकालो ताकि इसके क्या हो, इक्वल रूट्स हो, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, जिसे हम डी भी बोल देते हैं, ठीक है, डी होना चाहिए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, डी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और डी होता क्या है, डी होता है जी बी स्क्वायर, इधर लिख देता हूं, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। क्या हो, बी स्क्वायर -4ac। तो देखो आगे समझते हैं, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के, तो हो जाएगा के स्क्वायर -4। ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है, तो 2 × 3, तो ये बन गया हमारा के स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब डी क्या है, डी इज इक्वल्स टू 0, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये वैल्यू वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, 0 के, तो यहाँ पे क्या लिख के चलोगे तुम, 0। समझ रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट में ये वैल्यू वैल्यू, इसे ही डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं हम, और ये किसके इक्वल है, 0 के, तो हमने ये लिखा और किसके इक्वल लिख दिया, यहाँ पे 0 के इक्वल लिख दिया इसको, तो इधर भी 0 लेके चलो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो -24। क्या हो गया, -24। अब एक कॉमन मिस्टेक जो हम अक्सर करते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या, इसको इधर ले आएंगे, 24 इज इक्वल टू के स्क्वायर। क्लियर है, 24 इज इक्वल टू के स्क्वायर, और प्लस माइनस ना लिख के सीधा आंसर लिख देंगे। मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है क्या करना होता है, जब अंडर रूट तुम लगाओगे, ठीक है, स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट, तो प्लस माइनस तुम्हें लिखना है। ठीक है, तो तुम लिखोगे, देखो के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 24।
ठीक है, ये मत छोड़ देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ए की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास। ये देखो ना, ये इक्वेशन अगर तुम ध्यान दो, ये बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, के में जो बन रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या है, इसको के में अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तुम एक्स में समझ लो, क्योंकि उसमें तुम्हें आदत पड़ी हुई है। एक्स स्क्वायर माइनस 24, अगर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 24, तो एक क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये फॉर्म है? तुम कहोगे एक्स तो है ही नहीं, यहाँ पे एक्स वाली टर्म तो गायब है, यानी यहाँ पे के वाली टर्म भी होनी चाहिए थी। तो भाई यहाँ पे लिखा होता था शुरू में, जो मैंने तुम्हें लिखवाया था, ये लिखवाया था ए कांट बी जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता, ये वैल्यू भी जीरो हो सकती है, यानी कि ना ही हो। यहाँ पे क्या है, इस वैल्यू को समझो, ये प्लस में जीरो है, ठीक है, नहीं है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी जीरो हो सकती है, बस कौन जीरो नहीं हो सकता? ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जैसे ए जीरो होगा ये पूरी वैल्यू जीरो बन जाएगी। तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस में चल रही है? ये के में चल रही है। तो यहाँ से आंसर भी कितने आएंगे? दो निकलेंगी वैल्यू। तो के की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो क्या आएगी देखो, के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√6। जिसको नहीं समझ आया 2√6 कैसा है, तो देखो 24 के फैक्टर्स निकाल लो। तो तुम 24 को लिख सकते हो 2 × 2, ठीक है, कितना हो गया 4, और ये 8, इसी तरीके से यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, बन गया 24। अब इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट लगा दिया, ये 2 का पेयर बना, तो तुम लिखोगे 2√6। ठीक है, इसका पेयर नहीं बन पाया ना, तो 2 × 3, ये अंडर रूट में 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू आई वो है प्लस माइनस 2√6। यही वो पूछ रहा था, हो गया आंसर। ये तुम्हें दिया हुआ है, पहले तो इसको देखो, सिंप्लीफाई करके, कि एक्स की मल्टीप्लाई होगी एक्स के साथ, फिर के एक्स की मल्टीप्लाई होगी -2 के साथ, तो ये बन जाएगा देखो के एक्स स्क्वायर -2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी साफ दिख रही है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, यानी कि यहाँ पे के हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? बी, तो बी की वैल्यू आ गई -2 के, और सी की वैल्यू क्या है जी? 6। और इक्वल रूट्स, डी क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बी स्क्वायर -4ac किसके इक्वल होगा? 0 के, यही तो डी है। ठीक है, इस बार 0 उधर लिख लिया मैंने, सेम ही बात हुई है। तो यहाँ पे कहते हैं -2k का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4k² -24k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4k² -24k इज इक्वल्स टू 0। फिर से देखो, एक छोटी सी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं यहाँ पे, क्या ऐसे लिख लेंगे 4k² इज इक्वल्स टू 24k, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो गया। फिर वो क्या लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पे के स्क्वायर है, यानी के इंटू के, वहां पे एक ही के है, तो उससे कैंसिल हो गया। इसको भी वो कैंसिल करा देंगे, ये लिख देंगे, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई? 6, जो कि एक गलत तरीका है। क्यों गलत है वो मैंने तुम्हें पहले बताया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? दो सॉल्यूशन आते हैं। तो तुम इस तरीके से के कैंसिल नहीं करोगे। ठीक है,
तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना होता है ऐसे केस में, कॉमन लो। देखो 4k इधर और इधर -24k, तो दोनों में से 4k कॉमन आ जाएगा। तो ये जब 4k कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा k और यहाँ पे आएगा जी 6। देखो ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा शायद। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई k की, 0। कैसे, 0/4, 0/4 क्या होता है, 0 होगा। तो तुम इधर क्या लिख दोगे, 0। और k इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे हमारी दो वैल्यू आई k की, एक 0 आ गई है और एक 6 आ गई है। ठीक है, अब k की आ सकती है दो वैल्यूज में, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी, ये इक्वेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है अगर हम k की वैल्यू 6 लेंगे। तो देखो यहाँ पे 6 है, इसको यहाँ पे रखो, ये बन जाएगा 6x²। ये बन जाएगा फिर जब 6 से मल्टीप्लाई होगी -12x+6। बिल्कुल सही है सब। फिर k की वैल्यू 0 अगर तुम लोगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, kx² जो है यहाँ पे 0x² हो जाएगा। तो क्या है भाई, ठीक है, k की वैल्यू 0 रख सकते हैं हम? नो सर। नहीं रख सकते ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी फिर। समझ रहे हो क्या नहीं होगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। और जबकि इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, और यहाँ पे सॉल्यूशन भी हमें दो ही निकालने थे, क्योंकि इधर भी के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो वैल्यू है के की 0, उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे लिख रहे हैं, इफ k इज इक्वल्स टू 0 द इक्वेशन will not have the terms x² and x। अगर हम k की वैल्यू 0 ले लेंगे तो इक्वेशन में जो x² और x वाली टर्म है वो बचेंगी नहीं, फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और आगे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, फॉर k इज इक्वल्स टू 6 द गिवन quadratic equation two real and equal roots। एज लगाओ, बल्कि इक्वेशन एक ही है, ऐसे लिख दो, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। 6 पे होगी वो जो उन्होंने कंडीशन बोली थी, k की वैल्यू जब क्या होगी, 6। ठीक है, यहाँ रख के भी देख सकते हो तुम, तो ये 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या कह रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना है जिसमें वो कह रहे हैं जो लेंथ है ना, ब्रेथ से ट्वाइस होनी चाहिए, और उसका एरिया होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मैंगो ग्रोव बनाया जा सकता है, डिजाइन तैयार किया जा सकता है? ठीक है, देखो ऐसा नहीं हो सकता ना कि तुम कुछ भी बोल दो और वो सही हो जाए। तुम बोलो कि एक मेरे पास प्लॉट है, ठीक है, उसकी लेंथ कुछ है और ब्रेथ कुछ है, तो उसका एरिया इतना है। समझ रहे हो कि तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है और तुम उसमें ऐसे बनाना चाह रहे हो कि लेंथ डबल हो जाए ब्रेथ से, तो पॉसिबल नहीं है ना। वो तभी हो पाएगा जब
वो पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी। देखना, इस क्वेश्चन को समझना, यहाँ पे हमेशा जो बोल रहा होता है वो सही नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा? जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसमें हम फाइंड करेंगे डी। अगर डी पॉजिटिव है या फिर जीरो के इक्वल है तो पॉसिबल है। देखो समझ आएगा क्वेश्चन, सुनते रहना धीरे धीरे। तो यहाँ पे ब्रेथ के डबल कह रहा है वो लेंथ को, तो एक काम करते हैं, ब्रेथ को ही क्या ले लेते हैं, लेट breadth of a bx, then तो लेंथ कितनी हो जाएगी फिर, देन लेंथ इज इक्वल्स टू 2x। उसने ही बोला डबल है लेंथ ब्रेथ से। चलो जी, यहां तक भी हो गया। आगे क्या कह रहा है, जो उसका एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है जी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। अब लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो देखो लेंथ हमारे पास कितनी है, 2x। तो 2x का मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, ब्रेथ के साथ। और एरिया कितना आ जाएगा पूरा, 800। ठीक है, कितना होगा, 800 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वो कह रहे हैं लेंथ डबल रखनी है, ब्रेथ के डबल रखनी है लेंथ, और एरिया कितना हो जाए, 800। तो देखो ये बन जाएगा 2x² इज इक्वल्स टू 800। क्या बन गया, 2x² इज इक्वल्स टू 800। ठीक है, इस 2 को तुम नीचे भेज दोगे तो बन जाएगा x² इज इक्वल्स टू 400। x² इज इक्वल्स टू 400। यहां तक देखो आ गया समझ? जल्दी से लिखो पहले। लिख लिया? अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। इस 400 को इधर लिया तो ये बन गया x² माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। और अच्छे से लिखना चाहो तो तुम ऐसे लिखोगे x² प्लस 0x माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, डी फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, पहले लिख लेते हैं कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 400। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकाल रहे हैं हम, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू क्या होगा, b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट हम ये इसलिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमें देखना है कि भाई ये क्या पॉसिबल है। अगर रियल रूट्स हैं इस इक्वेशन के तो पॉसिबल है ऐसा केस बनाना, और अगर रियल रूट्स नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे डी बताता क्या है, नेचर ऑफ रूट्स बताता है। डी का यही तो काम है, डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है हमें, नेचर ऑफ रूट्स। अगर रियल रूट्स हैं यानी कि वो पॉसिबल है कंडीशन ऐसा बनाना। ठीक है, हमारे पास नंबर होते हैं ना रियल नंबर। रियल नंबर वो है जो हम एग्जिस्ट करते हैं, रियल है। तो यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट ऐसे रूट दे रहा है जो रियल है यानी कि बनाया जा सकता है, और अगर क्या देगा, नेगेटिव इमेजिनरी, तो फिर ऐसा डिजाइन नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे पहले डी की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो b² डी इज इक्वल टू b²। तो b की वैल्यू तो है 0 यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है, माइनस 400। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन गया 0 और ये माइनस माइनस प्लस 1600। तो d बताओ क्या है, 1600, यानी कि d ग्रेटर देन 0 है। d क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। गिवन इक्वेशन क्या क्या हो जाएंगे, रियल रूट्स हो जाएंगे। सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स।
आगे वो ऊपर वाला हटा रहा हूं मैं। इसको भी हटा देते हैं उसमें। इसके आगे क्या लिखोगे तुम? हैंस द डिजायर्ड रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइन। तो हाँ, ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हम डिजाइन कर सकते हैं जिसकी लेंथ ब्रेथ से डबल हो और एरिया कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर। अब वो पूछ रहे हैं फिर डायमेंशन क्या होगी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। तो ये बताओ जिसमें रियल रूट्स आते हैं, ठीक है, जिसमें क्या आता है हमारा, रियल रूट्स आते हैं, वहां पे हम क्या निकाल सकते हैं? ठीक है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? देखो यही तो तरीका है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। वैल्यू डालो, देखो x की वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस बी माइनस 0 यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये सीधा डी की वैल्यू निकाल तो रखी है, दोबारा थोड़ी वैल्यू डालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4 ये निकाल रखा है, तो यहाँ पे लिख दो ये अंडर रूट 1600 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर हो गया यहाँ तक भी? अब अगर तुम आगे सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस 0 कुछ नहीं होता, प्लस माइनस, तो तुम लिखोगे प्लस माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 40, और अपॉन में आ गया जी 2। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। अब ये बताओ यहाँ पे दोनों लिए जा सकते हैं कि सिर्फ एक ही? x क्या था, x एक डायमेंशन है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 20 और x इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास आ गया, इसको कह देंगे हम रिजेक्ट। ठीक है, क्यों किया इसको रिजेक्ट? क्योंकि ये हमने ब्रेथ ली थी, तो हम लिखेंगे ब्रेथ कांट बी नेगेटिव, या फिर लिखो डायमेंशन कांट बी नेगेटिव। ठीक है, खुद से लिख लेना, क्या लिखोगे, डायमेंशन कांट बी नेगेटिव। एंड में फिर चलो लिख देता हूं मैं, ये हटा रहा हूं, इसके बाद ये इधर लिखना है, ये वाली साइड लिखना है, x ऐसे लिखो, बल्कि डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, डायमेंशन क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। सो x इज इक्वल टू 20, तो तुम्हारी जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में है, और लेंथ लेंथ हो जाएगा 2x, यानी 2 इंटू 20 कितना आ गया, 40 मीटर। ये तुम्हारे आंसर हो गए। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ ये अगर तुम रखोगे तो खुद देखो, मल्टीप्लाई करो, एरिया क्या है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एल इंटू बी, तो देखो 800 आ रहा है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? ये कह रहे हैं क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर पॉसिबल है तो फिर इनकी एज भी निकालो। तो अगर वो किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है ना, ये डिजाइन पॉसिबल है, सिचुएशन पॉसिबल है, यानी कि तुम्हें डी निकालना है, उसमें से नेचर निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स क्या आ रहे हैं। अगर नेचर ऑफ रूट्स आ रहे हैं रियल, तो यानी कि पॉसिबल है। अब रियल में दो केस बनते हैं, या तो डी पॉजिटिव आए या डी फिर 0 के इक्वल आए। और अगर डी नेगेटिव आ जाता है, यानी कि वो सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो यहाँ पे उन्होंने सिचुएशन दी है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, the sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. चलो जी यहाँ पे एज लेते हैं। दो फ्रेंड है, दोनों की जो एज है, आज की जो एज है, ठीक है, वो 20 है, सम उनका क्या है, 20 है। तो मैं लिख रहा हूँ लेट द एज ऑफ
वन पर्सन बी एक्स, एक की एज क्या मान ली एक्स, देन द एज ऑफ अदर पर्सन, तो दूसरे बंदे की एज क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ जल्दी। 20 माइनस एक्स, हाँ जी, 20 20 माइनस माइनस एक्स, एक्स। एक्स माइनस 20 मत करना, अब तुम समझ गए हो, जब भी सम आए तो नंबर माइनस एक्स वाई जो भी तुम वेरिएबल ले रहे हो वो होता है, ठीक है, ना कि एक्स माइनस यस। 20। ठीक है, यहाँ पे अब वो कह रहे हैं 4 years एगो, तो लिख लेते हैं। तो 4 साल पहले इनकी एज क्या रही होगी, एक्स माइनस 4 एंड 20 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, यानी कितनी हो गई 16 माइनस एक्स। तो एक की एज कितनी रही, एक्स माइनस 4, और दूसरे की हो जाएगी 16 माइनस एक्स। अब इनका क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट कितना है 48, तो एक्स माइनस 4 और दूसरा है 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। करते हैं, देखो मल्टीप्लाई, एक्स की इससे होगी तो 16x, फिर एक्स की माइनस एक्स है तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 की इससे होगी तो माइनस 64, और ये प्लस 4x इज इक्वल टू 48। एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, ये एक्स एक्स वाली टर्म है, इनको पहले ऐड कर देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 20x, सही है ना। ये माइनस 64 इधर चल रहा है और उधर क्या है 48, सबको उधर ले जाऊं क्योंकि ये माइनस है, इसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर जब उधर गया ये उधर जाएगा तो माइनस 20x, उधर ऑलरेडी क्या है देखो प्लस का 48 है, और तुम प्लस और करोगे क्या 64, तो ये कितना आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा 112, तो तुम लिख दोगे क्या, कितना हो गया ये, प्लस का 112 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो भाई ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू क्या आएगी -20, और सी की वैल्यू आ गई 112, क्या आ गई 112, ठीक है। तो देखो निकालते हैं फिर डिस्क्रिमिनेंट, जीरो मत लेके चलना, अभी हमें नहीं पता क्या है डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे डी लेके चल रहे हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जीरो हम तब लेके चल रहे थे जब उन्होंने बोला था कि इक्वल रूट्स है, यहाँ पे हमें रूट्स निकालने हैं, तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, तो बी स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1, सी की वैल्यू क्या है 112, ये कितना हो जाएगा 400, इसमें करोगे तो ये बन जाएगा देखो 448, 448, तो आगे -48 किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू, यानी डी क्या है स्मॉलर देन 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए कोई रियल रूट्स है ही नहीं, क्या नहीं है जी, इस इक्वेशन के लिए कोई रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है इस इक्वेशन के लिए, तो ये बताओ क्या ऐसी कंडीशन बन सकती है जो सिचुएशन उन्होंने दी है, नो सर। नहीं हो सकती, तो तुम एंड में क्या नो सर। लिखोगे, कहाँ लिखो, इधर लिख रहा हूं मैं, ये इधर, तो एंड में हम लिख देंगे हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ऐसी कोई सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। वो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था और क्यों नहीं हुआ ये सिचुएशन, और जो इसका लास्ट पार्ट है वो तुम खुद ही ट्राई करोगे, देखो बहुत इजी है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है,
रेक्टेंगुलर पार्क बता रहे हैं जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया 100 मीटर स्क्वायर हो जाए और उसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल ली। तो होमवर्क में इसको कर लेना खुद से। इसी तरीके से तुम्हें डी निकालना होता है। चलो अभी मैं ये हटा रहा हूँ, क्वेश्चन पे थोड़ा और बात करते हैं इसमें। मैंने बोला भाई दो फ्रेंड है तो एक फ्रेंड की एज, दोनों के जो एज का सम है वो कितना है, 20 है। तो मैंने माना कि चलो ऐसे समझ लेते हैं दोनों 10-10 के रहे होंगे, पहले वाला भी 10 दूसरा बच्चा भी 10 का, दोनों का सम कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई करना, 4 साल पहले की एज मल्टीप्लाई करते हैं इनकी। तो 4 साल पहले ये भी 6 का हो रहा होगा, 6 ईयर का, ये भी 6 का, तो इनकी एज कितनी हो गई 36। अभी भी नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला, चलो कुछ और देखते हैं। इसको मान लेते हैं भाई ये 8 ईयर्स का रहा होगा, ये 12 का, तो 4 साल पहले इसकी एज कितनी 4 और इसकी एज 8। अभी भी कितना आ रहा है 32। मैंने सोचा कि चलो और कुछ देखते हैं, इनकी एज मान लेते हैं अब कुछ और, इसकी मान लेते हैं 6 और ये फिर कितना हो जाएगा 14। तो 4 साल पहले कितनी इसकी एज क्या रही होगी 2, इसकी रही होगी 10, यानी कि 20। 48 तो अभी भी नहीं आया। फिर मान लेता हूँ कि भाई इसकी एज 1 है और ये क्या रहा होगा, ठीक है, अभी एज मान लेते हैं 5 और इसकी एज दूसरे की 15, ये 5 का है 15 का है, दोनों का सम 20 है। 4 साल पहले ये 1 ईयर का होगा और ये 11 का, अभी भी 48 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है तो 11 आ रहा है। तो देखो कोई भी नंबर तुम लेते रहो, 4 साल पहले की एज निकालो, ये सिचुएशन बैठेगी ही नहीं। ये तो उन्होंने